गोपाल सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर आइए। फॉर्मर चेयरमैन है कोल इंडिया के। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप सभी। हमारे खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज इस मंच से चर्चा की जाएगी और एहसान करीम खान जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियां एक बार फिर से। हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इस मंच से चर्चा की जाएगी। इन सभी चेहरों को जो आप देख रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है और जिस तरीके से आपने सभी को सुना, हर एक बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है इस मंच के माध्यम से। झारखंड की जनता इस वक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से देख भी रही है, सुन भी रही है, सभी समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। मंच पर अब मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के झारखंड एडिटर राजेश तोमर जी को। सर प्लीज मंच पर आइए और हमारे खास मेहमानों की मौजूदगी है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए आप लोग हमारे खास मेहमानों का। और रिक्वेस्ट करूंगी मैं सर कि आप इस चर्चा को अब आगे बढ़ाइए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच पे। झारखंड में जब हम अलग अलग पैनल्स में बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी चिंता जताई और पक्ष विपक्ष सभी ने चर्चा की झारखंड के संभावनाओं पे। झारखंड में बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ है। यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है उसकी बड़ी संख्या है। झारखंड में जो व्यापार की संभावनाएं हैं उसको अगर हम देखें, चूंकि गोपाल सिंह जी हैं, सीसीएल में सीएमडी थे, कोल इंडिया के आप चेयरमैन रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे उस लिहाज से अगर देखें तो अब तक इसका दोहन क्यों नहीं हो पाया, वो संभावनाएं क्यों नहीं बन पाई? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज नेशन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं पूरे झारखंड की जनता की तरफ से कि आपने इस विषय को पर पहल की और ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया, सब लोगों को आपने बुलाया जी, जो झारखंड के विकास में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनका योगदान है। मैं सुन रहा था कुछ देर से। देखिए, पहले हमें सोचना होगा कि झारखंड की इकोनॉमी किस बेस पे आधारित है। जी, झारखंड की इकोनॉमी 100% मिनरल बेस्ड है। यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है, यहाँ जल जंगल इतने जंगल हैं, टूरिज्म बेस्ड है। लेकिन इतने समय में यदि आप निकालें कि इन दोनों विषयों पर, मिनरल्स पे और टूरिज्म पे, कितना वक्त इस कॉन्क्लेव का गया, तो मैं समझता हूं बड़ा दुर्भाग्य होगा और शायद अफसोस होगा कि जो मुख्य मुद्दा है, जो इकोनॉमी का बेस है, उस पर छोड़कर बाकी सब विषयों पर चर्चा होगी। जी, मिनरल का इंपॉर्टेंस किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना है, मैं आपको बताऊं कि वर्ष से 1987 में 1981 में इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग बराबर थी और आज की तारीख में चाइना की जीडीपी इंडिया से लगभग 4.5 गुना ज्यादा है। जी, जीडीपी पर कैपिटा की बात कर लें तो लगभग यही स्थिति है। अब हम इंडियन स्टेट्स में आते हैं। झारखंड की जीडीपी यदि हम देखें या जीडीपी पर कैपिटा देखें तो ऊपर से खोजते खोजते आपकी आंखें थक जाएंगी कि हमारा राज्य है कहां। नीचे जाना पड़ता है। अरे देखो देखो, यहां झारखंड है, जिस राज्य में पूरे देश का लगभग 50% मिनरल्स हो और उस राज्य का रैंक देखने के लिए आंखें थक जाए और नीचे हमें जाना पड़े, तो मैं समझता हूं समस्त झारखंड वासियों के लिए शर्म का विषय। और मिनरल बेस्ड इकोनॉमी है, मिनरल बढ़ेगा कैसे? आज हम रेवेन्यू की चिंता करते हैं। हम कई बार आप पेपर में स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, पैसे आएंगे कहां से? आज यदि चाइना की जीडीपी हमसे लगभग 4.5-5 गुना ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि कोयले का प्रोडक्शन हमारे इंडिया से चाइना का लगभग 5 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य के विकास के लिए बैकबोन है, बिल्कुल, चाइना का पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। तो इन विषयों पर जो भी पार्टियां रहें पावर में, वो इमैटेरियल है। लेकिन जब तक पूरे राज्य की जनता इस विषय पर नहीं मनन करेगी, जब तक सारे पॉलिसी मेकर्स इस पर मनन नहीं करेंगे, इस बात को प्राथमिकता नहीं देंगे,
राज्य का विकास कैसे होगा? यहाँ की जनता तो बेचारी गरीब है, उसको आप जिस तरह से कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी बाहरी भीतरी के नाम पे, जैसे जैसे आप चाहें उसको आप प्ले कर सकते हैं। वो बेचारी उसी आधार पर आपको वोट दे देती है। लेकिन हमारे झारखंड का क्या हो रहा है? इतने वर्षों में आज हमारा नाम पन्ने के लास्ट में क्यों है? जब हम रैंक की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, जबकि बताइए जब झारखंड राज्य बना था और बिहार अलग हुआ था, आप याद कीजिए, हमारे पास आईआईटी था, आईएसएम, हमारे पास एक्सएलआरआई था, हमारे पास डीजीएमएस था, सीएमआरएस था, सारी संस्थाएं थी। उसके बावजूद भी आज के शिक्षा के परिवेश में हम कहाँ हैं? इतने सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, इतनी सारी फैक्ट्रीज थी। जब झारखंड राज्य बना उस समय कितनी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ चल रही थी, और आज की तारीख में से उसमें से कितनी फैक्ट्रियां जिंदा हैं? क्या ये मनन का विषय नहीं है? फैक्ट्री से याद आया, और चूंकि एक हमारे साथ में और उद्योगपति भी इसमें हैं। देखिए ये सारी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं? किसी भी राज्य का विकास क्या कब होगा? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास मैन पावर होगा, जब आपके पास इकोसिस्टम होगा। आपके पास सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज हैं कहाँ? अब इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कोल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, बाकी मिनरल्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। लॉ एंड ऑर्डर कौन सुधारेगा? जहां लॉ ऑर्डर सुधरा, ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्यों भाग रही हैं? यहां से बिजनेसमैन झारखंड से क्यों भाग रहा है? सारे जब भागी जाएंगे तो हमारे झारखंड के गरीब युवाओं को नौकरी कौन देगा? क्या हमारे भाषण से उनको नौकरी मिल जाएगी? भाषण दे देकर हम लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको नौकरी क्यों नहीं देते हैं? इतना पलायनवाद हो रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्या कभी दिल से सोचते हैं कि इन बच्चों का क्या भविष्य हो रहा है? जाकर बेचारे कहीं दूसरे के सामने हाथ पसारते हैं। हमारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, वहां से इनको भगाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि हर झारखंड के युवा को कम से कम उसके पॉकेट में 2 नौकरी होनी चाहिए। गोपाल सिंह जी, हम इस पर चर्चा गोपाल करनी सिंह है जी, तो मैं तैयार हूँ। गोपाल सिंह जी, जो बिजनेस के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें सरकार के समर्थन की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन पावर है, सबको अगर देखें यहाँ पे झारखंड में देखें तो पैरामीटर के हिसाब से आपको कहाँ लगता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? क्योंकि साथ में हमारे साथ में एक उद्योगपति भी हैं, प्लाईवुड के कारोबार से जुड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो इकोसिस्टम की बात होती है उसमें झारखंड अभी कहाँ लगता है कि क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए हम इतने पीछे हैं, इसका मुख्य वजह है यहाँ का इकोसिस्टम। इतना अच्छा क्लाइमेट है, इतना अच्छा रेनफॉल है। झारखंड वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जहाँ की 1400 mm लगभग साल में बारिश होती है। इतना बढ़िया इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे आपके पास स्पॉट्स हैं। इकोसिस्टम की वजह से ये सारे डेवलप नहीं हो रहे। फैक्ट्री जो बंद हो रही है इकोसिस्टम की वजह से बंद हो रही है। तो हमें एक ओवरऑल माहौल बनाना होगा। हमारे यहाँ आईटी हब होना चाहिए, हमारा टूरिज्म बेस्ट होना चाहिए, हमारा मिनरल सेक्टर एग्जाम्पल होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर एंटायर वर्ल्ड। ये सारा इकोसिस्टम का चीज है। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं समझ झारखंड वासियों से आग्रह करूंगा, मेरे झारखंड के बच्चों विशेषकर युवाओं, क्योंकि इसमें सफर करने वाला सिर्फ युवा है झारखंड का, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि युवाओं सब एकजुट हो, और जिस दिन आप एकजुट हो जाओगे झारखंड का विकास होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ एहसान करीम खान जी भी हैं, सीईओ हैं स्प्लाइट लैमिनेट प्राइवेट लिमिटेड के। वेलकम अगेन सर, और माइक ले लीजिए। जैसा कि आप सुन रहे थे गोपाल सिंह जी को, कहीं ना कहीं संभावनाएं अभी हैं। जिस तरीके से युवा पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से जो युवा है वो नौकरी की तलाश में झारखंड से बाहर जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर तमाम संभावनाएं हैं, तो ऐसे में क्या कुछ काम किया जाए जिससे इस पर जो है इस समस्या का समाधान हो पाए, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। और इस वक्त झारखंड के युवा सुन भी रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आइडिया देना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज नेशन झारखंड कॉन्क्लेव के लिए। निश्चित रूप से ये कॉन्क्लेव देश के विकास और झारखंड के विकास के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी रहे, जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे
कोल इंडिया के साबिक सीईओ जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। एक्चुअली दुनिया में जो भी इकॉनमी या देश डेवलप हुए हैं उसके पीछे वहाँ की एक हिस्ट्री रही है, एक जर्नी रही है। उन्हीं चीज़ों से हम लोग को हिस्ट्री से ही लेना है। जहाँ पे भी जैसे अगर हम यूरोप की डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हुआ और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। आपने बताया जैसे 1981 में चाइना का इकॉनमी इंडिया के ऑलमोस्ट इक्वल था, बट आज जो है लगभग 5 गुना है। जब उस ग्रोथ को हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 1981 में ऐसे क्या रिफॉर्म आए जिसकी वजह से आज इतना डिफरेंस हुआ। बेसिकली नहीं, चाइना ने वहाँ पे क्या किया, स्किल डेवलपमेंट पे वर्किंग किया और क्लास 3 के बच्चों को मैंडेटरी टेक्निकल एजुकेशन उन्होंने किया जो कि 9 साल का होता था। 9 साल तक उनको टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल मस्ट होता था और वो जनरल पढ़ाई के सिलेबस के साथ होता था। जब वो एक युवा वहाँ का एजुकेट होकर के, ग्रेजुएट होकर के जब आता था सोसाइटी में तो उसके पास एक स्किल होती थी जिस स्किल के बेसिस पे वो कोई भी इंडस्ट्री में जा सकता था। और वो स्किल कैसे डेवलप की जाती थी, जिनके अंदर जो एबिलिटी होती थी। हर इंसान के अंदर कुदरत ने बहुत सारी एबिलिटी दी हैं। इंस्टीट्यूशन को उन एबिलिटी को समझना है किसके अंदर क्या एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी को वो ग्रो करते थे। किसी के अंदर अच्छी कारपेंटरी की एबिलिटी है, किसी के अंदर पेंटिंग की है, किसी के अंदर इलेक्ट्रिक है। आज इंडस्ट्री में हर उस चीज़ की ज़रूरत है। आज हमारे पास ये सारा, माननीय प्रधानमंत्री ने इस दिशा में काम किया, सोचा, स्किल इंडिया की बात करी, किसानों के इनकम को डबल करने की बात की, बट आज भी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। आज कोई भी गवर्नमेंट है, कितनी बड़े भी वादे कर ले, गवर्नमेंट कभी भी रोजगार दे नहीं सकती। गवर्नमेंट का काम रोजगार देना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेशन मेंटेन करना, स्वच्छ कंपटीशन पैदा करना। आज हमारी युवा जो है, विश्व में हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और ये, और इसमें एक खास बात है कि हमारी जो भी पॉपुलेशन है वो यंग है, तो सबसे ज्यादा भी हैं और सबसे ज्यादा यंग हैं। तो हमारे अंदर बहुत क्षमता है। सरकारों को, जो भी सरकार हैं, उन सरकारों को। एहसान साहब, आप पारिवारिक बिजनेस को देखते थे, मैंने आपका थोड़ा सा प्रोफाइल पढ़ा था, तो अपने पिताजी के बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया और अपने एरिया में आप एक लीडिंग प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर हैं। झारखंड में अगर संभावनाओं को देखें, चूंकि आप सौभाग्य से झारखंड में भी हैं और बातचीत हो रही है, तो झारखंड में जो इकोसिस्टम है इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के लिए, आपको लगता है कि झारखंड में जो इसकी संभावनाएं हैं, आप जैसे लोगों को झारखंड आना चाहिए? निश्चित रूप से हम उसी मुद्दे पे अभी आ ही रहे थे। निश्चित रूप से अपार संभावनाएं झारखंड में। जैसे हम लोग भी अपने इलाके में शुरू में जब ये हुआ कि भाई ठीक है प्लाईवुड इंडस्ट्री है और इंसान जब से सिविलाइज हुआ है, इंसान पेड़ काट रहा है, बट इधर पिछले 10-20 सालों से पेड़ ज्यादा काटे जाने लगे। इंसानों को जरूरत ये हुई कि भाई इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फिर ये हुआ कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो जल्दी ग्रो कर जाएं और उनसे हम जल्दी यूज कर लें, क्योंकि इंसान की जरूरत है, इंसान को घर बनाना है, वहां फर्नीचर चाहिए और फर्नीचर पेड़ से आए। पेड़, लकड़ी जो है वो ऑटो डिजॉल्वेबल है मिट्टी में। हम लोगों ने वहां पे किसानों को प्लांटेशन शुरू किया। वहां के लोकल जो भौगोलिक स्थिति थी, जमीन की जो स्थिति थी, उससे बहुत सारे स्पीसीज वहां पे थे और उन स्पीसीज को हम लोगों ने अपने यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बना करके किसानों में बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे उसको हम लोगों ने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको अवेयर किया, उनको बताया और उन लोगों ने प्लांटेशन शुरू किया। 4 से 5 साल में डिफरेंट स्पीसीज हैं। वो सारी स्पीसीज, उस तरह की स्पीसीज यहाँ पे भी हैं। यहाँ के भौगोलिक स्थिति से थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, वो स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी उस तरह की ग्रो हो सकती हैं चीजें। हम लोगों ने किसानों को प्लांटेशन किया। ऐसे बहुत सारे प्लांटेशन हैं जहाँ पे वेट लैंड है, जहाँ पे कि कोई भी पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पे वो लग सकते हैं, जैसे अर्जुन के वहाँ पे। बट हम यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक जगह पे सक्सेस हैं, जरूरी नहीं दूसरी जगह पे हो। उससे क्या हुआ, हम लोगों ने किसानों को एम्पावर किया, उनकी इनकम बढ़े और वो जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को भी हमारे सोसाइटी को दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया। सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात है, ये सर्कुलर इकोनॉमी से ही कोई भी स्टेट ग्रो कर सकता है। आज अगर झारखंड हमारा पीछे है
अगर आप कह रहे हैं कि पीछे है तो ये इसी पे होगा। आज अगर पीछे है तो इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं? आज हम पीछे हैं तो हर कास्ट हमारी महंगी हो जा रही है, तो जो डिफरेंस है और बढ़ता चला जा रहा है। हमारी चीजें पता चला दूर से आ रही हैं तो फ्रेट पड़ रहा है, फ्रेट पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा देश हमारा पेट्रोल खरीद रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हमारे पास डॉलर का लोड पड़ रहा है, कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी हमारी खत्म हो रही है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं हम? लोकल इंडस्ट्री जो अभी हमारे पहले जो इन्होंने बताया कि हम लोकल इंडस्ट्री को कैसे रोकें, कैसे हम लोग भी कैसे उसको वो करें, बहुत सारी संभावनाएं। बिल्कुल, आपसे ये सवाल है गोपाल सिंह साहब, चूंकि आप लंबे समय तक रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं और बहुत सीधा आपका सरोकार रहा है सरकार से। जिस इकोसिस्टम की बात आप बता रहे थे, जो आपके पास एक्सपोजर है, एहसान साहब जैसे लोग जो कि उद्योग चला रहे हैं, जितने भी लोगों को ये कम से कम इंगेज कर रहे हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, झारखंड में रोजगार सृजन की दिशा में अगर आप देखें तो सरकार की जो पहल है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के व्यापार यहाँ पर जो एम्बियंस बनाने की बात होती है, जो इकोसिस्टम बनाने की बात होती है, सरकार की भूमिका कहाँ देखते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ हमें झारखंड के स्टेट और वीकनेस पे ध्यान देना। जी, हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ है टूरिज्म, फॉरेस्ट, रेनफॉल एंड एबव ऑल मिनरल्स। 50% ऑफ इंडिया मिनरल्स, देश का जो मिनरल्स है उसका लगभग 50% हमारे राज्य। जी, इन तीनों विषयों पर आप पूरे झारखंड में देख लीजिए कि कितनी इंडस्ट्रीज आधारित मिनरल बेस्ड कितनी इंडस्ट्रीज आज की तारीख में सर्वाइव कर रही है। बनी बहुत सारे कोल पावर प्लांट्स बने थे। तो कहाँ सरकार की इनिशिएशन की जरूरत है, कहाँ दिक्कतें आ गई, वही सलाह चाहिए आपसे। देखिए, क्या है ना, इको सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए माइंड खोलना है, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मगध माइंड ये 2003 में खुल जाना चाहिए। मैं 2012 में CMD बना, उस समय CCL की स्थिति ये थी कि 48 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें से लगभग 30 मिलियन टन प्रोडक्शन बंद होने वाला था क्योंकि उन माइंस का रिजर्व खत्म हो रहा था। अब CCL के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि नए माइंस हम नहीं खोलेंगे तो CCL का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। हमने लगभग राज्य सरकार से आग्रह करके राज्य सरकार का हमें सपोर्ट मिला, मगध हमने खोला, आम्रपाली खोला। मैं आपको बताऊं, सिर्फ वो 2 माइंस 110 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन करेंगी और उनकी बदौलत आज CCL का प्रोडक्शन 18 मिलियन टन होना चाहिए था। सो पिछला साल 76 मिलियन टन हुआ और बहुत जल्दी 100 मिलियन टन हुआ। आपने कोल नगरी का जो नाम था वो बदल दिया। अब ये चतरा जो है सबसे बड़ा कोल उत्पादक क्षेत्र बना हुआ झारखंड का। तो ये प्रयास आपके वाकई में काबिल तारीफ है। जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे एहसान साहब जैसे लोग हैं जो यहाँ पे वन से जुड़ा जो वन पदार्थ हैं, अगर हम उसके अगर व्यापार को लेकर अगर इसको कोई सिस्टम बनाना चाहें या जो टूरिज्म है उसको अगर हम देखना चाहें तो किस तरह के लोगों को आना चाहिए और सरकार से क्या अपेक्षा होनी चाहिए और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कभी समय देना होगा। मैं चाहूंगा कि आप एक्सक्लूसिव करें। जी, देखिए, जनरल परसेप्शन है कि जो माइनिंग है ना, किसी भी राज्य के लिए कर्ज है। आप अक्सर अखबार में देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि खदानें बंद कर दो, ये खदान हो रहा है तो पोल्यूशन हो रहा है, कई लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। अक्सर आप देखेंगे जितनी भी बैड पब्लिसिटी हो सकती है अबाउट कोल सेक्टर, अबाउट मिनरल सेक्टर, वो सबको याद है। यदि आप भी किसी से पूछेंगे, बोले नहीं माइनिंग वाले बड़े बेकार है। लेकिन मैं बताऊं आपको, किसी भी राज्य के लिए जल, जंगल, जमीन तीनों इंपॉर्टेंट है। और यदि आप माइनिंग पे यदि आप देखेंगे और प्लानिंग करके और राज्य सरकार का, पॉलिसी मेकर्स का सहयोग मिले, तो मैं बताऊं तीनों के लिए माइनिंग जो है ना, अभिशाप नहीं है, वरदान है। कैसे, मैं बता रहा हूं। आज भारतवर्ष की स्थिति यह है कि कुछ दिनों बाद पूरे विश्व में जहां वाटर का क्राइसिस होने वाला है, पेयजल का, जी, उसमें भारत का स्थान खराब राज्यों में फिर नीचे, कहीं ना कहीं हम 13वें 14वें स्थान पर हैं जहां की सबसे ज्यादा पेयजल की क्राइसिस होगी। मैं आपको खदानों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिर्फ हमारे 5 खदान में 25 बिलियन गैलन पानी भरा हुआ है और हमने एक योजना बनाई थी, राज्य सरकार से हमारा MOU भी साइंड है कि उन पानी को आसपास के किसानों को दिया जाएगा जहां की सालों भर उनको पानी मिलता रहे और एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े। वो बिल्कुल हमारे CCL के साथ हमने साइन किया है, राज्य सरकार के साथ। हमारे पास पानी है
पानी को सिर्फ हम आसपास के किसानों को देने में हमें क्या लगता है? यदि हम बिल्कुल दे आपने देंगे तो सही आप कहा कि सोचिए, हम इसको अलग से चर्चा करेंगे, इसके लिए वक्त भी चाहिए, तो हम चर्चा करेंगे और हम आपके और जो आपके आइडियाज हैं, जो आपने एमयू किया है, हमें लगता है कि बहुत ही आदर्श योजना है, तो सरकार से इस चीजों को हम रखेंगे भी आगे और आगे भी आपसे बात करेंगे। ऐसा साहब, बहुत अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सरकार, तमाम सरकार यहाँ लोग पहुंचे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जन सरोकार से हैं, कई लोग सरकार से जुड़े हैं सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से, तो कुछ अपेक्षाएं तो बताइए। जी बताइए। ऑन है। हेलो, सरकारें हमारी बस यही वो है कि जो हमारे पब्लिक है उसको एक स्वच्छ कंपटीशन का माहौल मिल जाए। हमारी जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर सकती है, और रोजगार, जो भी रोजगार की स्थिति है दुनिया में, जहां पे भी रोजगार हुए हैं, गवर्नमेंट का काम रोजगार देना नहीं है, ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग, छोटे बड़े इंडस्ट्री, हर जगह रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं। स्किल की जरूरत है, नॉलेज, लोग नॉलेज को इंपॉर्टेंट देते हैं, हम नॉलेज की अहमियत देते हैं, बट नॉलेज की अहमियत आज की डेट में कहीं ना कहीं कम हो गई है। स्किल की इंपॉर्टेंस है, नॉलेज यूज कर, हम स्किल यूज करके, नॉलेज यूटिलाइज करके हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। आज जो भी ग्रेजुएट हम लोग के पास आते हैं, हम देखते हैं स्किल की कमी है, वो उनके पास डिग्री तो है बट उनके पास स्किल की कमी है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में देखना चाहिए कि कैसे हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, और जो योजनाएं गवर्नमेंट बना रही हैं, बहुत अच्छी योजना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, और इंडस्ट्रीज पे भी भरोसा करना चाहिए। इंडस्ट्रीज के जो लॉज हैं गवर्नमेंट के लिए, उसको थोड़ा लिबरल करना चाहिए। हम लोग भी देश के डेवलपमेंट में भागीदार बन सकते हैं और निश्चित रूप से भागीदार हैं। और एक इंडस्ट्री जहां पे दुनिया में भी जहां भी डेवलपमेंट हुआ, पहले यूरोप की बात करें, चाइना की दोबारा अगर हम बात करें, आज चाइना हमसे 5 गुना है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। और एजुकेशन का मोटिव ही यही है कि आदमी को स्किलफुल किया जाए। एजुकेशन किताब को पढ़ लेना एजुकेशन नहीं, क्योंकि किताब तो आज नेट पे मौजूद है, हर कोई, आज हमें किसी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, हम नॉलेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्किल हमको होना चाहिए, और वो स्किल डेवलप करने पे सरकार को मेहनत करना चाहिए। और सरकार को इस बात पे मेहनत करना चाहिए कि हर किसी को इक्वल अवसर मिले, ताकि उसकी जो प्रतिभा है, ताकि उसकी जो अंदर की, उसके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट को वो एक स्वच्छ एटमॉस्फेयर के माहौल में वो दिखा सके, और इसी से विकास होगा। और दुनिया में हर जगह इसी से विकास हुआ है, वो माहौल पैदा करने की जरूरत है। हम सब इंसान हैं, और कोई इन सब चीजों में हम लोग विश्वास करते हैं कि भाई हम लोग सब मिल करके अगर इस दिशा में सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, झारखंड और हमारा देश के विकास के लिए निश्चित रूप से बहुत क्योंकि अच्छा हमारे होगा। साथ में चूंकि कुछ पॉलिसी मेकर्स भी बैठे हैं, तो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और इस पैनल में आप आए, बहुत सारी जानकारियों को हम लोगों ने साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद को बहुत धन्यवाद। दोनों